सेकंड सेम हिस्ट्री लेसन 6 वीडियो 4। पिछली वीडियो में हमने आर्थिक सुधारों पर चर्चा की थी। आर्थिक सुधारों में 2 पॉइंट्स हमने पढ़े थे। 2 पॉइंट्स कौन से थे याद हैं आपको? एक था आपका जो है वस्तुओं के दाम निश्चित किए थे और दूसरा था विभिन्न बाजार और निश्चित दाम। ये 2 सुधार हमने किए हैं पिछले वीडियो में। तो तीसरा जो सुधार है वो है वस्तुओं की आपूर्ति। बाजार में निश्चित की गई कीमतों को स्थिरता बने रहना अलाउद्दीन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दामों की और वस्तुओं की स्थिरता थी। ऐसा नहीं था कि कभी बढ़ गए घट गए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसने भाव को निश्चित ही नहीं किया, बाजार में आपूर्ति को भी निश्चित किया कि वस्तुएं मिलेगी। उसने किसानों के खेतों में खाद्यान्नों को प्राप्त करने और उन्हें बाजार तक पहुंचने के लिए विभिन्न आदेश दिए कि खाद्यान्न जो है अतिरिक्त खाद्यान्न ना रखें। खाद्यान्न जो है बाजार तक कैसे पहुंचेंगे, व्यवस्था स्थापित की, एक सिस्टम बनाया। केवल आदेश नहीं दिए, व्यवस्था स्थापित की। आदेश तो बहुत लोग देते हैं, आजकल भी सरकारें आदेश देती रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें व्यवस्था भी कुछ सरकारों ने स्थापित की हैं। इस संदर्भ में उठाए गए कुछ अग्रलिखित कदम इस प्रकार हैं। क्या क्या कदम उठाए उन्होंने? पहला कदम, व्यापारियों को पंजीकृत किया। व्यापारियों को पंजीकृत किया, रजिस्टर कर दिया उनको कि कौन सामान खरीदने के लिए लाइसेंस दे दिए गए उनको कि आप सामान खरीद सकते हो, बेच सकते हो, जो भी है। तो केवल यह व्यापारी किसानों से अनाज खरीद सकते थे। दूसरा उपाय था, पंजीकृत व्यापारियों को खाद्यान्न बाजार में उसी भाव पर बेचना पड़ेगा जिस भाव में वो खरीदते थे। केवल कमीशन मिलेगा उनको, दाम वही रहेगा। फिर थोड़ा ब्लर हो गया। दाम वही रहेगा। तीसरा जो है, व्यापारी पहले घुमक्कड़ थे, बंजारे थे। पहले व्यापारी बंजारे या घुमक्कड़ थे, अब उन्हें यमुना के किनारे सपरिवार स्थायी तौर पर बसाया गया कि आप यहाँ बसे, व्यापार करें और देख और निगरानी के लिए एक सहना नाम का अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया इनके लिए। चौथा जो पॉइंट है वो है, किसानों को निश्चित दामों पर बेचना पड़ता था और दोआब क्षेत्र में भूरा से एकत्र करने वाले अधिकारियों का आदेश था कि सुनिश्चित करें कि किसान अपना माल किसी अन्य को नहीं बेचे। किसान केवल पंजीकृत को बेचेंगे। आदेश दिए इसके लिए भी। 5वां बिंदु है, नकदी रूप में किसान अपना राजस्व चुकाने के लिए अनाज बेचना ही पड़ता था। क्योंकि नकदी रूप में राजस्व चुकाना पड़ता था तो उसके लिए उसको अनाज बेचना पड़ता था, बाध्य हो गया था वो। 6वां बिंदु है, सराय दल में कीमती सामान की आपूर्ति के लिए व्यापारियों को राज्य की ओर से अग्रिम राशि दी जाती थी। हम पढ़ाए हैं। राशनिंग पद्धति, ये भी एक आजकल भी हम देखते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार के माध्यम से चलती है गरीब लोगों को अनाज वगैरह देने के लिए। तो या डिपो है, राशनिंग डिपो आप देखते होंगे। तो एक नई सूझ थी ये, इसकी बड़ा एडवांस था ये इस मामले में। इसके चलते अकाल
अकाल पड़ जाए किसी समय या कोई और मुसीबत आ जाए, तो उन दिनों में, अकाल मुसीबत के दिनों में दिल्ली के बाज़ार में अनाज की कमी नहीं होगी, अनाज की कमी नहीं होती थी और न ही कीमत वृद्धि भी नहीं, मतलब कीमत भी नहीं बढ़ती थी, ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो पाती थी, क्योंकि उन्होंने शासकीय अन्न भंडार बनवा दिए थे। सरकार के अन्न भंडार थे जिनमें अन्न को सुरक्षित रखा जाता था। बरनी के अनुसार प्रत्येक मोहल्ले में अनाज के भरे 2 या 3 सरकारी भंडार थे, प्रत्येक मोहल्ले में 2 या 3 भंडार थे। फसल कम होने या किसी अन्य प्राकृतिक कारण से अनाज की आपूर्ति में कमी होती थी तो इन भंडारों से अनाज निकालकर व्यापारियों को मंडी में बेचने के लिए दिया जाता था। कमी पर व्यापारियों को इन भंडारों से व्यापारियों को दिया जाता था। साथ ही अकाल के दिनों में प्रत्येक घर को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था, आधा मन अनाज प्रति परिवार भी दिया जाता था। आम समाज को भी वहाँ पर अनाज को देते थे, जबकि धनी व्यक्तियों को उनकी ज़रूरत के अनुरूप अनाज दिया जाता। ध्यान रहे, राशनिंग की व्यवस्था सामान्य दिनों के लिए नहीं थी, केवल अकाल के दिनों में या मुसीबत के दिनों में ही थी। आजकल सामान्य दिनों में भी हमारे यहाँ चलता है। उसके बाद सख्त नियंत्रण एवं कठोर दंड, जो ऊपर व्यवस्थाएं लागू की तो ये सख्त और नियंत्रण प्रणाली थी, तो इसके बगैर तो ये लागू हो ही नहीं सकती थी। कठोर दंड के बगैर सफल करने के लिए ये सब जरूरी था। उस जमाने में कीमतों में स्थायित्व वस्तुतः एक आश्चर्यजनक बात थी। राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य सूची वाणिज्य मंत्री दीवाने रियासत नाजिर याकूब को सौंपी गई। निर्धारित मूल्य सूची तमाम बाजार संबंधी शाही आदेशों को लागू करवाने का दायित्व इसी अधिकारी पर था। दीवाने रियासत आदेश लागू करवाएगा। जिसका जिम्मा था उसी साम्राज्य के नाप तोल अधिकारी के तौर पर भी नियुक्त किया गया। नाप तोल का जो अधिकारी था उसको क्या बोलते थे? नाजिर। यही था नाप तोल का अधिकारी भी, उस समय ये नाजिर याकूब। दीवाने रियासत के अधीन बहुत से अधिकारी, कई अधिकारी थे। प्रत्येक बाजार का एक अधीक्षक होता था, अधीक्षक सहना कहलाता था। सभी व्यापारियों के नाम इसके पास दर्ज होते। उसके पास एक घुड़सवारों की और सैनिक टुकड़ी होती, पैदल सैनिकों की अधिकार भी थे उसके पास विस्तृत। निगाह रखता वो दुकानदारों पर, व्यापारियों पर। उतार चढ़ाव के जो भाव के उतार चढ़ाव की जानकारी जो है दीवाने रियासत को देता वो। गल्ला बाजार का सहना जो है उस समय जो गल्ला बाजार था कौन था? नाम अगर आप लिखना चाहें तो मलिक कबूल। एक दो नाम भी याद हो तो अच्छी बात है। कहा जाता है कि सेना स्वयं भी हर समय भयभीत रहते थे क्योंकि उन्हें भी किसी भी दोष के लिए दंड दिया जा सकता था। सुल्तान के गुप्तचर, दुकानदार व व्यापारियों के साथ साथ अधिकारियों पर भी नजर रखते थे। गुप्तचरों से डरते थे ये भी अधिकारी। सुल्तान छोटे छोटे लड़कों के माध्यम से चेकिंग करता कि दुकानदार गड़बड़ तो नहीं कर रहे, ऊंचे दाम पर तो नहीं बेच रहे।
कम तो नहीं तोल रहे। ऐसे सुल्तान थे उस समय भी। ऐसे दुकानदारों के लिए बरनी के अनुसार दंड अत्यधिक कठोर था। उसके अनुसार यदि कोई दुकानदार कम तोलता था तो उसे कमी के 2 गुणे वजन के बराबर उसके शरीर का मांस काट लिया जाता था। शरीर का मांस काट लिया जाता था। ये व्यवस्था तो आज भी होनी जरूरी है। इस प्रकार का कठोर कानून, मतलब इस प्रकार का सेम ऐसा ना हो, लेकिन कठोर कानून तो जरूरी हैं मिलावटी लोगों के लिए और कम तोलने वालों के लिए। जब दीवान रियासत के अधीन कोई अधिकार भ्रष्ट पाया जाता तो उसके सामने, सबके सामने कोड़े लगाए जाते थे। सुल्तान स्वयं इस प्रणाली में निजी रुचि लेता था। फलतः यह प्रणाली काफी हद तक सफल रही। के निजामी और एम हबीब के अनुसार अलाउद्दीन के आर्थिक नियम सल्तनत कालन की सबसे बड़ी प्रशासनिक सफलता है। तो ये जो कुछ चीजें अपनाई, आर्थिक सुधार अपनाए, इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े, कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़े, और फिर हम उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या थे इसके सकारात्मक प्रभाव? इन सुधारों की सहायता से ही सुल्तान, इन सुधारों की सहायता से विशाल सेना रखने में कामयाब हुआ। विशाल सेना में कामयाब हो जाता है क्योंकि सैनिक संतुष्ट रहे। उन्होंने थोड़े वेतन में वो जीवन निर्वाह उनका हो जाता था। जीवन निर्वाह हो जाता और सैनिक संतुष्ट हो गया। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु अगर हम देखें, साम्राज्य विस्तार में भी सफल रहा। साम्राज्य में शांति की स्थापना हुई। मूल्य वस्तुओं के जो है सस्ते हो गए। कठोर दंड भय से कर्मचारी ईमानदार हो गए। काला धन जमाखोरी बंद हो गई। सल्तनत, सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है। आर्थिक सुधारों के बारे में लिखते हुए इसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों के बारे में चर्चा कीजिए, विवेचना कीजिए। जनसाधारण संतुष्ट हो रहा था। कुल मिलाकर साधारण लोगों का जीवन शहरों में एक सीमा तक आसान हो गया क्योंकि सस्ती वस्तुएं मिल रही थी। तो ये हमने पढ़ा सकारात्मक प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे नकारात्मक। कुछ बुरे प्रभाव भी पड़े। वो बुरे प्रभाव क्या थे? व्यापार को काफी हानि हुई। कैसे? लाभांश, जो लाभ का अंश था, लाभ का हिस्सा था, वो काफी हद तक समाप्त हो गया था। और व्यापार तो इसी के आधार पर चलता है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जाए। दलाल बेकार हो गए। जीवन निर्वाह कठिन हो गया। सुल्तान के विरुद्ध हो गए और मृत्यु की इच्छा ही करने लगे आखिर में कि मर ही जाएं, इससे अच्छा तो। इतने बेरोजगारी पे आ गए थे। तीसरा प्रभाव, किसानों को हानि। किसानों को कैसे हानि होती है इसको देखेंगे। आधा भाग तो लगान के रूप में ले लेते थे, 1/2, और फिर सस्ते दामों पर बेचें। सस्ते दामों में बेचने को मजबूर थे। तो वो भी असंतुष्ट हो गए क्योंकि मूल्य ही नहीं पूरा मिल पाता था। लागू ये जो नियम किए गए, इनका उद्देश्य सैनिकों को संतुष्ट रखना था।
जन साधारण का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन ये भी ज़्यादा संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि उनके घर पर वो पशु नहीं पाल पाए। ये जो सुधार थे, एक सबसे बड़ी कमी क्या थी? सुधार शक्ति पर आधारित थे, शक्ति सिद्धांत पर आधारित थे, शक्ति के बल पर लागू किए गए थे। तो अधिकारी वर्ग पर नियंत्रण बढ़ा और भ्रष्टाचारी में वृद्धि हुई। लोग भयभीत हो गए, भयभीत के कारण कुछ माना गया। छठा बिंदु है, सुल्तान की निजी बुद्धिमत्ता पर आधारित थे, नियम पर नहीं। अन्य व्यक्ति के लिए मुश्किल था ये। तो सुल्तान जैसे ही बदला, जैसे उत्तराधिकारी और आए, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आया, तो उनके लिए ये सब करना मुश्किल हो गया। बाजार संबंधी आदेशों को आखिर में उन्होंने रद्द कर दिया। लोग फिर से अपनी इच्छा के अनुरूप क्रय विक्रय और खाने पीने लगे। तो संक्षेप में कहा जाए कि बाजार सुधार जो है, जो मुख्य तौर पर सैनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर उठाए गए कदम थे, स्थायी सिद्ध नहीं हुए, भय कठोरता के नियम पर आधारित थे। पी शरण के मतानुसार इन्हें असफल ही होना था क्योंकि यह भय पर आधारित थे। प्रेरणा से जो काम हो जाता है वो ही उत्तम होता है। भय पर आधारित थे, ये किसने कहा? पी शरण कहते हैं ऐसा कि इनको खत्म होना ही था। ये आप थोड़ा लिख लें। तो प्रेरणा पर आधारित चीज लंबे समय चलती है। कि मैं लिख रहा हूं। तो अब उत्तराधिकारियों की चर्चा करते हैं। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। मलिक काफूर ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके 6 वर्ष के शहाबुद्दीन को शासक बना दिया और स्वयं संरक्षक बन जाता है कि मैं इसका सिपे सलार हूँ। मलिक उसने अलाउद्दीन खिलजी के दोनों पुत्रों को अंधा करवाया, बेगम को महल से निकाला और अमीरों पर अत्याचार किए। इसी कारण मलिक काफूर और शहाबुद्दीन दोनों का वध किया गया। अत्याचार किए इसने काफी, और फिर आखिर में इसका वध हो गया, और शहाबुद्दीन का भी। शहाबुद्दीन के बाद अलाउद्दीन का पुत्र मुबारक शाह शासक बनता है। 4 वर्ष के शासनकाल के पहले चरण में सफल रहा, परंतु खुसरो खां के संपर्क में आने के बाद विलासिता का मार्ग इसने पकड़ लिया। सही अर्थों में सत्ता खुसरो खां के हाथ में थी। 1320 में खुसरो खां ने वध कर दिया, सत्ता ले ली। उसने अलाउद्दीन के वंश को समाप्त करने का फैसला लिया, वंश समाप्ति का फैसला। वह अपनी प्रशासनिक नीतियों के कारण कुछ ही महीनों में बदनाम भी हो जाता है। ऐसे में सभी अन्य मुस्लिम अमीर गाजी तुगलक के नेतृत्व में एकत्र हुए। अमीर गाजी मलिक के नेतृत्व में मलिक ये अमीर इकट्ठा हो जाते हैं। उन्होंने सेना के सहयोग से शासक को गद्दी का हटाने का फैसला लिया। तो शासक व गाजी तुगलक में युद्ध हुआ, जिसमें शासक मारा गया। गाजी तुगलक ने सारा शासन कार्य अपने हाथ में ले लिया और एक नए वंश की नींव डाली। नया वंश की नींव जो है पड़ी, वो नया वंश था तुगलक वंश। तो ये अगला हमारा जो वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा तुगलक वंश। तो इस वीडियो को आप देख लें, समझ लें। कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आती तो मुझसे पूछ सकते हैं।